Hello students, good morning to all. Well children, as you all know that third chapter of class 12th political science from book first contemporary world politics has been deleted and part of it is added with the second chapter, the end of bipolarity. About this we have already discussed in your previous lecture. So I will discuss in this video about the end of bipolarity topic unipolar world. Okay, that is about emergence of unipolar world and about the first Gulf War. So let's start now. So as you all know that after World War II, Cold War started between two superpowers, that is US and USSR. Okay, we have already studied about this. At that time we have bipolar world, means उस टाइम जो वर्ल्ड था वो क्या था, बायपोलर. बायपोलर मीन्स द्विध्रुवीय. उस टाइम टू सुपर पावर्स थी. दैट टाइम वी हैव बायपोलर वर्ल्ड, वन साइड यूएस एंड अदर साइड यूएसएसआर. ओके, बट यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन 1991. जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो अबाउट दिस. सो विद दिस इट्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, that mark the basically beginning of a unipolar world. means एक पावर के डिसइंटीग्रेट हो जाने से सिंगल सुपर पावर जो बच गया तो उससे पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया. ओके, दैट मीन्स द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर. So this is the simple term. The collapse of the Soviet Union left the world with only a single power. सोवियत यूनियन के कोलैप्स के साथ या उसके डिसइंटीग्रेशन के साथ पूरा वर्ल्ड जो है एक सिंगल पावर के रूप में रह गया 1991 में. एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द मीन्स द इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय ए सोल सुपर पावर इज कॉल्ड ए यूनिपोलर सिस्टम. मीन्स पूरा वर्ल्ड डोमिनेट हो रहा था, इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेट हो रहा था. मीन्स चाहे वो मिलिट्री है या इकोनॉमी है, सारी चीजें डोमिनेट कर रहा था कौन, यूएसए. बाय सोल सुपर पावर इज कॉल्ड ए यूनिपोलर सिस्टम, और इसी को हम यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. नाउ unipolar world means it's a period of USA's dominance. Okay, that is marked as unipolar world. Now we will discuss about the first Gulf War. First Gulf War, तो सबसे पहले इस टर्म को समझने के लिए हम ये देखते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर क्या था. तो इसको हम हिंदी में प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं. ओके, देन किसके बीच में ये हुआ, देन इराक एंड कुवैत. ओके, टू अदर कंट्रीज नियर दिस गल्फ. एक पर्शियन गल्फ जो एक खाड़ी है उसके आसपास की कंट्रीज हैं. ठीक है, इराक और कुवैत. तो गल्फ मीन्स क्या होता है, खाड़ी मीन्स क्या होता है, बेसिकली ए सी, यू कैन से वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड विद ए नैरो पाथ. ओके, एक सी या वाटर बॉडी है जो सराउंडेड है लैंड से विद ए नैरो पाथ. ठीक है, एक नैरो रास्ता जो है तो उसको ही गल्फ कहा गया है. पर्शियन गल्फ जो है, तो उसके आसपास वाले जो नेशंस हैं वो क्या कहलाते हैं, गल्फ नेशंस. ओके, द फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं. देन द वॉर टुक प्लेस बिटवीन इराक एंड कुवैत इन 1990. अब इसके एक थोड़ा सा इसका जो स्टोरी है या जो इसके बेसिक्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं. आफ्टर दैट टॉपिक पे हम आएंगे. एक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हम बात करें किसी भी चीज़ के प्राइस की. ओके, जैसे कि आप ऑनियन को लेके चलो. ठीक है, मार्केट में हम देखते हैं कि अगर प्याज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है तो वहाँ पे उसका रेट जो है ड्रेस्टिकली कम हो जाएगा. मीन्स क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. लेकिन अगर कम मात्रा में होती है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा. तो इसी तरह हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे ऑयल, पेट्रोलियम की. ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर अब ये जो कुवैत था और इराक, तो ये ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ पेट्रोलियम. ओके, तो इसमें क्या है कि जो
इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोलियम जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो बाकी कंट्रीज को नुकसान होगा क्योंकि उनकी इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो इसमें जो कुवैत है वो भी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट कर रहा था, एक्सट्रैक्ट कर रहा था, बट ओपेक के अकॉर्डिंग अमाउंट फिक्स्ड होता है, इनका अमाउंट फिक्स था, मींस इराक का भी कुवैत का भी। लेकिन कुवैत क्या कर रहा था कि मोर देन एक्सट्रैक्ट कर रहा था, तो उससे इराक को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसको बहुत नुकसान हो रहा था। तो कुवैत जब ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा था तो उससे जब इराक को नुकसान हुआ, तो इराक के क्या था कि जो कुवैत साइड ड्रिलिंग से पेट्रोलियम या ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। साइड ड्रिलिंग कैसे कि जैसे साइड में इराक है, यहाँ पे कुवैत है, और इस बाउंड्री के इधर से साइड ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। तो साइड ड्रिलिंग से क्या हुआ कि कुछ ऑयल जो है इराक के एरिया का भी कुवैत ही उसको ड्रिल कर रहा था, खींच रहा था। ठीक है, तो इराक के लैंड के ऑयल भी कुवैत के पास आ रहे थे। अब जब इराक को पता चला तो उस टाइम प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन। अब उसने क्या किया कि एक तरह से फाइनेंशियली कंडीशन या जो भी, उन्होंने क्या किया कि 10 बिलियन डिमांड किए कुवैत से कि हमें 10 बिलियन दो। He demanded 10 billion from the Kuwait, but Kuwait agreed to pay only 9 billion. लेकिन कुवैत एग्री हो गया 9 बिलियन देने के लिए। अब ये एक तरह से इनकी डील थी, बट जब दोनों का एक अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं बनी या इराक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो वो चाह रहा था कि कुवैत जो है इस तरह से ड्रिलिंग ना करे, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट ना करे। तो उस ऑयल के एक्सट्रैक्शन को रुकवाने के लिए उसने कुवैत से एक तरह से डील भी की, और कुवैत ने उसको एग्री भी किया कि मैं 9 बिलियन पे जो है आपको करूंगा। बट द रिजल्ट इनटू वॉर। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? वॉर हुआ, इराक ने इन्वेड कर दिया कुवैत को। ठीक है, कुवैत के ऊपर इन्वेड कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसको अपने एक तरह से कब्जे में ले लिया। सद्दाम हुसैन जो उस टाइम थे, उसने अपनी फोर्स को लेके, बहुत सारी फोर्स को लेके कुवैत को इन्वेड किया, कुवैत पे इन्वेड किया और कंट्रोल में कर लिया। और उसके बाद एंट्री होती है यूएन एंड यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एंड यूएसए की। देन यूनाइटेड नेशंस एंड यूएसए की एंट्री क्या थी इसमें, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत। इराक ने अगस्त 1990 में कुवैत को इन्वेड कर लिया, उसको आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लिया। आफ्टर डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड, जैसे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स में आपस में बातचीत होती है कि भाई इसको छोड़ देंगे या नहीं, तो इस तरह से सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स जो है फेल हो गए। यूएन की तरफ से भी कोशिश की गई कि कुवैत को एक तरह से आज़ाद करा दिया जाए, लिबरल करा दिया जाए, बट इराक ने उसको नहीं छोड़ा। देन यूएन मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स। अब यूएन ने मैंडेट किया कि कुवैत जो है लिबरल होना चाहिए, उसको छुड़वाना चाहिए बाय फोर्स। फोर्स को लेके मींस अगर इराक ऐसे नहीं मान रहा है तो हम क्या करेंगे, युद्ध करके या किसी तरह का अटैक करके जो है कुवैत को वहां से छुड़वाएंगे। ए मैसिव कोलिशन फोर्स ऑफ 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज फाउट अगेंस्ट इराक एंड डिफीटेड इट। अब उसमें हुआ क्या कि एक भारी संख्या में फोर्स 6,60,000 ट्रूप्स, 6,60,000 की सेना ने, जो कि 34 कंट्रीज की मिली जुली सेना थी, सिर्फ एक सिंगल कुवैत की या किसी अदर की नहीं, ये 34 कंट्रीज की मिली जुली सेना ने इराक पे हमला किया। फाउट अगेंस्ट इराक, इराक के खिलाफ लड़े एंड डिफीटेड इट, उसको हरा दिया। एंड केम टू बी नोन एज द फर्स्ट गल्फ वॉर, और इसको ही हम फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से जानते हैं, मींस प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो 34 कंट्रीज में 6,60,000 ट्रूप्स वहाँ थी, तो उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि 75% जो ट्रूप्स थी वो किसकी थी, यूएसए की। ओके, मींस की लीडरशिप कौन कर रहा था, यूएसए। अब एक तरह से इस प्रोसेस में क्या हुआ कि इन्होंने इराक के अगेंस्ट फाइटिंग की एंड उसको डिफीट कर दिया, और यही कुवैत को उन्होंने लिबरल करा लिया, आज़ाद करा लिया, और केम टू बी नोन एज फर्स्ट गल्फ वॉर। इसी को हम फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट गल्फ वॉर, वर्स्ट टेक्नोलॉजिकल गैप। अब इसमें क्या था, टेक्नोलॉजिकल गैप जो है यूएसए वीएस अदर कंट्रीज। अब देखो, इसमें स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज किया गया था। ठीक है, इसलिए
इसको हम वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं, कंप्यूटर वॉर भी कहते हैं, बिकॉज स्मार्ट बॉम्ब्स वर यूज्ड। अब इसको हम वीडियो गेम वॉर और कंप्यूटर वॉर क्यों कहते हैं? बिकॉज एक तरह से जो पब्लिक थी वो पूरा एक तरह से जो ये वॉर चल रहा था इसको लाइव जैसे हम देखते हैं इस तरह से देख रही थी, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ यूएसए एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ वीडियोज फुटेज अवेलेबल ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो ये पूरा जो एक इराक के खिलाफ जो एक लड़ाई थी ये पूरे वर्ल्ड को जो है दिखाया गया कि इसमें क्या कुछ है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी मींस ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने से या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो यूएसए ने यूज़ किया था उसी वजह से ये हो पाया, इसलिए दिस इज़ नोन एज द वीडियो गेम वॉर ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, this is all about the first Gulf War and unipolar world. Thank you.